हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूड डिसऑर्डर्स। आई होप इसके पहले के जो वीडियोस हैं साइकोलॉजी या साइकेट्री, सोशल वर्क, आप जो भी समझना चाहो पढ़ लिया होगा आपने। आपके ये एक्सटर्नल फील्ड कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन है, जो भी है ये आपके सिलेबस का पार्ट है। मूड डिसऑर्डर्स अलग से ही लिखा हुआ है टॉपिक सिलेबस में, तो हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और एग्जाम का जो लेवल है ना, उसमें अगर आप देखोगे तो समझ जाओगे कि एग्जाम के लेवल में अब टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मूड डिसऑर्डर सिंपल सा नाम से ही आपको दिख जाएगा, बहुत बेसिक लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा कि ये आपके मूड का हाई यानी कि मैनिया और लो यानी डिप्रेशन के बीच का एक रीडिंग है, यानी उसको हम लोग पढ़ेंगे। मूड डिसऑर्डर्स है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आपको मान लो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई तो आप उसको सोच समझ के बढ़िया से आपने अपने एटीट्यूड में लाया और उसे जवाब दे दिया, ठीक है। ये मूड का ऑर्डर है। अगर कोई हैप्पीनेस आया तो अच्छे से हंसे, इतना हंसे नहीं कि दारू पी के लूट पोट करके किसी को मारपीट कर लिया, गोली मार दिया, चला दिया, ये सब भी नहीं किया, ठीक है। आप हैप्पीनेस रहे, हैप्पीनेस को फील किया, उसे फील करके आप आगे बढ़ गए जीवन में, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोगों को आप देखते होंगे खुशी और सैडनेस में वो एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचने का साइकोलॉजी में वर्ड है मैनिया। किसी भी चीज को एक्सट्रीम जब करोगे आप, जैसे मान लो हाथी धो रहे हो दिन भर में 70 बार, तो उसको क्या कहेंगे, मैनियक हो गया है ये, ठीक है। उसी तरीके से आपको और भी चीजें आएंगी, बहुत लो होने लगा, मान लो लो एनर्जी, लो मोटिवेशन, बहुत कम बोल रहे हो, बहुत कम रह रहे हो, एकदम फील ही नहीं हो रहा कि आप इंसान हो, तो उसको कहते हैं डिप्रेशन। ये साइकोलॉजिकल वर्ड्स हैं, प्लीज माइंड इट, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्या है, मूड डिसऑर्डर्स आर अ ग्रुप ऑफ साइकियाट्रिक कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंसेज इन ए पर्सन्स इमोशनल स्टेट। अब इसको समझिएगा, मूड डिसऑर्डर्स होता क्या है। ये एक साइकियाट्रिक कंडीशंस हैं। इस कंडीशन में डिस्टरबेंस उसके पर्सन के इमोशनल मूड में हो जाता है। इमोशनल मूड क्या होता है भाई, इमोशनल स्टेट क्या होता है, हैप्पीनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, सैडनेस, हैप्पी हैं, थोड़े हैप्पी हैं, ज्यादा हैप्पी है, होता है ना, ये सारी चीजें ये तो होती रहती हैं चीजें। तो इन सिंपल वर्ड्स मूड डिसऑर्डर्स आर इलनेस। अगर हम देखें आम भाषा में तो जनरली मूड डिसऑर्डर्स को लोग पागलपन ही समझ लेते हैं। नहीं, देखते हो आप, कोई बच्चा गुस्सा हो गया तो वो इस तरीके से करने लगता है कि ये पागल हो गया। आपने देखा होगा अपने लाइफ में, याद करिए, किसी ने, कोई ना कोई घर में कोई होगा, कोई दारू पीने के बाद ऐसे करता है जैसे लग रहा है पागल हो गया। वो होता नहीं, वो पागल, उसका मूड डिसऑर्डर है, वो इलनेस है एक तरीके का, वेयर द पर्सन इमोशनल स्टेट इज एबनॉर्मली लो। लो को डिप्रेशन कहेंगे, या फिर हाई होता है। उसको बोलोगे चलो ना यार घूम के आते हैं, तो बोलेगा कहाँ जाओगे यार, जिंदगी तो खत्म है, क्या करोगे घूम के। एक को बोलेगा चलो घूम के, चल आग लगा दिया जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, चलो दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे, जाएगा वो 2-4 लोगों को मारेगा, मतलब मारपीट कर लेगा, एक्सीडेंट कर लेगा, क्योंकि वो हाई है, मैनिया है। या इन दोनों के बीच में फ्लक्चुएट होता है, तो उसको बाइपोलर कहते हैं। बाइपोलर मतलब सुबह खुश शाम में दुखी, तुरंत खुश तुरंत दुखी, इसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। ये मैक्सिमम लोग इसके शिकार होते हैं टीनेजर में, आपने देखा भी होगा। अब आते हैं इपिडेमियोलॉजी में। इपिडेमियोलॉजी पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था ये क्या होता है, इटियोलॉजी और इपिडेमियोलॉजी। इसमें जनरली देखा जाए तो लाइफ टाइम 8 से 10% फॉर डिप्रेशन होता है, 1 to 2% बाइपोलर डिसऑर्डर देखा गया है। अगर जनसंख्या वाइज पॉपुलेशन में देखोगे आप, 8 से 10% लोग डिप्रेशन में जाते ही जाते हैं जीवन के किसी ना किसी फेज में। मोर कॉमन इन वीमेन, डिप्रेशन उनमें होता है, वो लो फील करेंगी लेकिन काम करेंगी तो उनको वो हैबिट हो जाती है, फिर वो उसे टैकल करना शुरू कर देती हैं, ठीक है ना। टिपिकल ऑनसेट लेट अडल्सेंस और अर्ली अडल्टहुड, ये देखा जाता है कि लेट अडल्सेंस में ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। और ये सुसाइड से बहुत जुड़ा हुआ है। एक बार मैं बात है, मैं मुखर्जी नगर में था, दिल्ली की मैं बात करूं, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मेरे लाइफ में, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, शेयर करना चाहिए। डिप्रेशन कभी भी आए दोस्तों से तुरंत शेयर करो, आप लोग मेरे दोस्त ही हो। मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना असर करता है। तो मैंने दोस्तों को बुलाया, मुझे फील होने लगा कि यार लग रहा है जैसे मैं सोया हुआ था, लगता था छत गिर जाएगा, जमीन टूट जाएगी, अंदर आदमी चला जाएगा, ये सब तरीके की बातें। तो मुझे लगा कि दोस्तों को बुला करके इसके बारे में बात करना चाहिए, ठीक है। मैंने बुलाया, मूवीज वूवीज हमने देखी, फिर मुझे लगा कि नहीं यार मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैंने सोचा कि लाइफ को एक बार रिवर्स गियर में डालते हैं, यानी कि हमने जहाँ जहाँ से ज़िंदगी शुरुआत की थी वहाँ वहाँ चलते जाते हैं, और फिर वहाँ से एक बार रिटर्न होकर के आते हैं, कुछ ना कुछ इसका आंसर मिल जाएगा। और भगवान की कृपा से वही हुआ जो मुझे लगा, मेरा इंस्टिंक्ट जो कह रहा था वही हुआ। मैं फिर से, जैसे मैं दिल्ली से बनारस आया, बनारस से पटना गया, और पटना से होते हुए फिर मैं
पहुंचा अपने शहर, फिर इसी को रिवर्स किया, फिर यहाँ से पटना, पटना से बनारस, इस तरीके से करके मैं रिवर्स चलता गया। तो ये सिचुएशंस को ठीक कर दिया इसने, ठीक है। तो डिप्रेशन जो है ना सुसाइड को लिंक करता है, याद रखिएगा। जब भी डिप्रेशन लगे कि मन नहीं लग रहा है कुछ और अजीब तरीके से लग रहा है जिंदगी खत्म है, इस तरीके दोस्तों से बात करो इसका। आज के जमाने में सबसे पहले टॉक टू देम। कॉज क्या हो सकता है? बायोलॉजिकल कॉज एक तो जेनेटिक्स होता है, इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आजकल डिटेल में पूछ दे रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यहां समझोगे, मैं समझाऊंगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स इसका मिल जाएगा, इसके लिए परेशान मत रहो। बहुत बच्चे इसलिए परेशान है कि सर मुझे इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए। अरे भाई पहले पढ़ लो। जेनेटिक्स यानी वंशानुगत, फैमिली हिस्ट्री अगर रहेगा ना ऐसा तो वो होता है। फैमिली हिस्ट्री अगर होता है तो इस तरीके से ये रहता है। न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंस, सेरोटोनिन, नोर, यहां देख लो, इसको समझ लो आप, नोरपाइनाफ्रीन या डोपामाइन, नोरेपाइनाफ्रीन इसको पढ़ेंगे या नोरपाइनाफ्रीन, जैसे पढ़ो आप। इन सबको मैं डिटेल में आज पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके लिए ये जरूरी है। डोपामाइन आपके शरीर में होता है तो क्या आपको करता है, आप अभी क्यों पढ़ रहे हो, ये सब चीजें यहां समझ में आएगी। फिर इंडोक्राइन डिस्फंक्शन, जैसे थायराइड और कॉर्टिसोल के प्रभाव से इन सब चीजों का लेवल गड़बड़ हो जाएगा, और हार्मोन्स अगर गड़बड़ हुए तो वो बहुत चीजों को ले डूबता है और गड़बड़ करता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स में अगर देखोगे सेरोटोनिन, डोपामाइन, नोरपाइनाफ्रीन, ये सब है। न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है? आपने कुछ सोचा उस थॉट को, जैसे आपने सोचा कि मुझे पानी पीना है, आपका हाथ के पास ये आइडिया गया, ये थॉट गया, उसने पानी उठाया, पिया, ये सब किया। तो आपने कभी सोचा है कि ये थॉट यहां से जनरेट होता है, वहां कैसे चला गया? हाथ को कैसे पता चला कि भाई पानी पीना है, उठा लो इसे? तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जनरली एक केमिकल मैनेजर्स होते हैं। आपने देखा होगा कई सारे मूवीज में वो लाइट टाइप, छोटे छोटे लाइट टाइप जलते रहते हैं। तो बेसिकली वही चीज है, इसको समझने के लिए उन लोगों ने मूवीज बना दिया। ये आपके सिग्नल्स को, यानी एक आइडिया आया कि भाई उस लड़के को कॉल करो, उस लड़की को कॉल करो, तो मोबाइल उठ गया, आराम से उसको कॉल लगाया, कॉल डायरेक्टरी निकाली, उसको फोन कर लिया। फोन करने, ये सारा कहां से शुरू हुआ? दिमाग से। लेकिन ये सिग्नल्स अलग अलग एक्टिविटी करवा रहे हैं, आपको एक्शन लेने पे मजबूर कर रहे हैं या फिर आपको सोने पे मजबूर कर रहे हैं। दो ही चीज होती है, या तो एक्शन लेने पे या इनएक्टिव होने पे, दो ही चीज करेगा ना ये ट्रांसमीटर। तो ये सिग्नल को इधर से उधर कर देता है ब्रेन एंड बॉडी में, ये याद रखिए। न्यूरोट्रांसमीटर्स का यही काम होता है। केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो सिग्नल्स, नर्व सेल्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड बॉडी, ठीक है, ये इनका काम होता है, ये करते हैं। दे प्ले की रोल इन मूड रेगुलेशन, मोटिवेशन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, लर्निंग एंड बिहेवियर। ये आपके क्या क्या कर सकता है, देखो आपको समझाता हूं मैं। ये करेगा, मूड रेगुलेशन करता है, इन सब केमिकल्स का फर्क पड़ता है। आपको कोई चीज, न्यूज आया, दिमाग में पढ़ा, अपनी आंखों से दिमाग में गया, वो ट्रांसमिट हो गया, ये हम हाथ से ऐसे करने लगते हैं। सोचा आपने? दिमाग ने तो नहीं कहा कि हाथ ऐसे उस, लेकिन न्यूरो ट्रांसमीटर कहता है कि नहीं, हाँ खुशी को ऐसे ऐसे सेलिब्रेट करना है, ठीक है ना। मोटिवेशन हुआ, स्ट्रेस का रिस्पॉन्स, कुछ तकलीफ आ गई तो एक्सीडेंट हो गया, देखते हो आप, बहुत लोग उतर के चले जाते हैं, अरे नहीं चलो उठाओ, हॉस्पिटल डालो, एम्बुलेंस में डालो, ये सब चीजें। लर्निंग कुछ उसको आ रहा है, बिहेवियर पे भी ये असर करता है। क्योंकि कुल मिलाकर के जो बात आपको समझनी है, वो इतने सारी चीजों को मैनेज करना है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का ये काम है। इसमें सेरोटोनिन 5-HT इसका केमिकल नेम है, 5-HT। HT का फुल फॉर्म आप लोग देख लेना, यहां दिया हुआ है वैसे। हाइड्रो ऑक्सी हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, तो HT, हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, HT हो गया, 5-HT केमिकल नेम होता है ये। अब डेराइव फ्रॉम अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान से ये आता है, लेकिन ये ब्रेन में, गट में, ब्लड प्लेटलेट्स में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये याद रखना। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मूड रेगुलेट करेगा, हैप्पीनेस को रेगुलेट करेगा, कामनेस को रेगुलेट करेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी को रेगुलेट करेगा, इन सब चीज को ये करेगा। स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। सेरोटोनिन की बात देखो, सेरोटोनिन स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, मेलाटोनिन रिलीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। जनरली जो लोग मोबाइल दिन में यूज करते हैं और रात में, दिन भर यूज करते हैं, रात में भी, उन लोगों का ये साइकिल ही बिगड़ जाता है। ये समझिएगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज आज के लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी चैलेंज है। उनका सेरोटोनिन और डोपामाइन ये अलग अलग टाइम पे रिलीज हो रहा है, जब जब उनकी जरूरत नहीं थी। मोबाइल का लाइट चलता रहता है तो ये मेलाटोनिन को आने ही नहीं देता है, वो आपको दिमाग को सिग्नल भेजता है कि नहीं अभी तो दिन है।
प्रीकर्सर ऑफ मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन इसे कहते हैं। स्लीप हार्मोन कौन सा है, पूछ सकता है आपसे। एपेटाइट कंट्रोल, आपके हंगर एंड सैटिएटी को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। अफेक्ट बॉवेल मूवमेंट एंड गट हेल्थ, अफेक्ट बॉवेल मूवमेंट एंड गट हेल्थ, ये इसको अफेक्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा। मेमोरी एंड लर्निंग में अगर हम देखें तो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को ये हील करता है, हेल्प करता है और इसको फील भी करता है। तो क्या क्या चीजें हैं, मेन फंक्शंस आपको ध्यान होने चाहिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। मेमोरियल लर्निंग में एड्स कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। लो लेवल कॉज में क्या क्या होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी। अब छोटी छोटी जो कॉज होते हैं उनको भी ध्यान रखो। मेमोरी एंड लर्निंग में भी इसका रोल है। आप सही टाइम पे सेरोटोनिन रिलीज करोगे तो बॉडी में जब ये सारे हार्मोन्स रहेंगे तो आप चीजों को याद करते हो फटाफट। सुबह के टाइम में देख लो आप, क्योंकि बॉडी के रिदम को ये रेगुलेट करता है, तो सुबह टाइम में माइंड फ्रेश कर दिया इसने और आपने याद कर लिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। और देखो ये गट में 90% इसका अगर हम देखें तो गट में 90% इसका प्रोडक्शन होता है। क्लियर है। लो लेवल कॉज में डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, ये सब कुछ होता है इसमें। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। मेडिकेशन जब ये होता है तब, अब इसमें सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर्स होते हैं, फ्लुक्सिटीन, सेराटिलिन, ये सब इंक्रीज, ये सब मत याद करो आप। दूसरा एक इसमें हार्मोन था डोपामाइन। डोपामाइन के बारे में आपने बहुत सुना होगा, मोबाइल यूज करते हो आपको लत लग जाती है, जब किसी चीज में मजा आने लगता है ना, तो वहां समझ लो डोपामाइन का रोल है। किसी भी चीज, किसी लड़के से बात करने में, लड़की से बात करने में, किसी को देखने में, किसी को सुनने में, किसी चीज में जो प्लेजर आने लगे तो वहां डोपामाइन का रोल होता है। तो साइंटिफिक इसका नाम है, यहां पे देख लो कितने बड़े नाम है इसके साइंटिफिक इन्फो में। टाइप ये होते हैं कैटेक्लोमाइन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, प्रोड्यूस्ड इन सब स्टैंसिया नियाग्रा एंड वेंट्रल वीटीए एरिया में इसका होता है। आप लोग सोचोगे सर ये मेडिकल टर्म पढ़ा रहे हो आप, भाई मैं भी वो इससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन ये आप सुने रहोगे ना, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया वीटीए, तो यहां आप समझ लोगे अच्छा डोपामाइन रिलीज होता है, ये यहां से निकलता है। जैसे आपने सुना होगा गट से, लीवर से बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस आपने याद भी किया होगा कभी ना कभी। तो कौन चीज कहां से निकलता है ये आपको पता रखना होगा। मेन फंक्शन में अगर हम देखें, रिवार्ड एंड प्लेजर क्रिएट्स फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट एंड रीइंफोर्सेस पॉजिटिव बिहेवियर्स, ये आपको पता होगा। मोटिवेशन ड्राइव्स गोल ओरिएंटेड एक्शंस एंड प्रोडक्टिविटी, इसमें क्या करता है ये कि गोल ओरिएंटेड एक्शंस आपको लेने को मजबूर करेगा कि आप प्रोडक्टिव हो, कि चलो अब आगे बढ़ो। इसमें आपको मजा आएगा, जैसे गेम खेलते हो आप, मजा आता है, डोपामाइन रिलीज हो रहा है और डोपामाइन रिलीज होगा और मन करेगा इसमें और स्कोर बनाएं और बड़ा इसमें गोल अचीव करें, इसमें जो है ना और एक्शन ले और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। मूवमेंट कंट्रोल यानी रेगुलेट्स मोटर एक्टिविटी, लॉस पार्किंसंस डिजीज। अगर मान लो मूवमेंट कंट्रोल खत्म हो गया, मोटर एक्टिविटी खत्म हो गया, तो वही लॉस होने पे पार्किंसंस डिजीज होता है। ये इसने एक एग्जांपल दिया है, मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जैसे आप बहुत तेजी से कहीं जा रहे हो, रेस लगा रहे हो, तो आप मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल अपने से नहीं कर रहे हो, वो डोपामाइन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ठीक है, याद रखिएगा। लर्निंग एंड मेमोरी में भी होता है रिवार्ड, अगर किसी में रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, जैसे कि सपोज दैट आपको कुछ बेनिफिट उसमें मिल रहा है, तो आप वो जल्दी जल्दी याद करोगे। मूड एंड अटेंशन अफेक्ट्स फोकस एंड इमोशनल बैलेंस, ठीक है, ये याद रखिए। अब इम्बैलेंस अगर हो गया, मान लो डोपामाइन नहीं सही से रिलीज हो रहा है, क्या होगा भाई, लो डोपामाइन, हाई डोपामाइन। लो डोपामाइन में डिप्रेशन, लो मोटिवेशन, पार्किंसंस। मेडिकेशंस में क्या क्या होगा ये भी लिया गया पार्किंसंस के केस में, डोपामाइन एग्नोस्टिस और भी बहुत सारी चीजें, ये छोड़ दो आप। हाई डोपामाइन में स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा, डोपामाइन जरूरत से ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो आप एक्टिव मोड में हमेशा दिखोगे, अलर्ट रहोगे, अवेक रहोगे, सोचोगे कि अरे ये कर दें वो कर दें, बहुत सारा का इंपल्सिविटी आ जाएगी, चलो उसको वो कर देते हैं। और डोपामाइन जरूरत से ज्यादा रिलीज हो रहा है, एडिक्शन लग जाएगा किसी चीज का, चलो वो करते हैं, दबा के पीते हैं दारू, दबा के घूमते हैं, पागल हो जाते हैं, ये सब चीज यहाँ आ जाएगा हाई डोपामाइन के केस में। इसीलिए कुछ भी हो बैलेंस में रहना जरूरी है, ठीक है। अगला नोरपाइनफ्राइन, नोरेपाइनफ्राइन, नोरा एड्रेनालिन इसे कहते हैं। यह भी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है और हार्मोन होता है।
ये एड्रिनल ग्लैंड में और ब्रेन स्टेम में आता है, लोकस कोरियलिस, ठीक है ना, कोरियोलस कहते हैं इसे। मेन फंक्शन इसका है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इंक्रीजेज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, एनर्जी ड्यूरिंग स्ट्रेस, अटेंशन एंड फोकस, कीप यू अलर्ट एंड अवेक, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। मूड रेगुलेटर्स में इनहेंसेस ड्राइव, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, ये सब आपको करना है। मूड में क्या करेगा रेगुलेशन में, ये आपके ड्राइव को बढ़ाएगा, एनर्जी को बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। मेमोरी फंक्शन में भी ये हेल्प करता है, इमोशनल एक्सपीरियंस को अगर हम देखें याद करने में इनका हेल्प होता है। स्लीप वेक साइकिल में इनका भी रोल होता है। तो कुल मिला के ये तीनों जो है ना, आप देखो स्लीप वेक साइकिल गड़बड़ हुआ, आपके एंजाइटी या डिस्ट्रेस बढ़ना शुरू हुआ, स्ट्रेस बढ़ना शुरू हुआ, तो ये तीनों ना तीनों कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। स्लीप वेक साइकिल में हाई ड्यूरिंग डे अलर्ट, तो आप देखो जो नोराड्रेनालिन है ये क्या करता है, हाई होता है दिन में तो आपको अलर्ट रखता है, और रात में लो हो जाता है तो आप सो जाते हो, ठीक है। तो लो अगर नोराड्रेनालिन या नोरपाइनफ्रीन होता है, ये डिप्रेशन, फटीग, लो फोकस करेगा। हाई नोरापाइनफ्रीन अगर देखें तो एंजाइटी, इंसोम्निया, हाइपरटेंशन, ये सब होता है। क्लियर है। मेडिकेशन में अगर देखें सेरोटोनिन, नोरपाइनफ्रीन, ये सब छोड़ दो, मेडिकेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। कंपैरिजन टेबल थोड़ा देख लो, आप लोग अभी तक कंफ्यूज हो गए वो कौन किस में क्या होता है नहीं होता है, तो समझो आप। ये सेरोटोनिन है, ये आपके मूड को स्टेबल करता है, स्लीप एंड डाइजेशन को, मेन फोकस इसका इस पे है। डोपामाइन रिवार्ड मोटिवेशन, यानी मजा आएगा वो काम और करोगे आप, ये डोपामाइन का याद रखना। ये नोरा एड्रेनालिन या फिर इसको आप समझ लो नोरापाइनफ्रीन, पाइनेफ्रीन जो भी कह लो, अलर्टनेस या स्ट्रेस रिस्पॉन्स या फोकस पे आपको काम करेगा, आप फोकस्ड रहोगे इसके साथ, क्योंकि आपको ये अलर्ट करेगा। ये दिन में ये ज्यादा रिलीज होता है, रात में कम रिलीज होता है। समझ में आया कहानी। ओरिजिन अगर हम देखो तो ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड से ये रिलीज होता है, टाइरोसिन यानी एमिनो एसिड से डोपामाइन होता है, टाइरोसिन अमीनो एसिड से ये रिलीज होता है। प्रोड्यूस्ड इन ब्रेन एंड गट, सब्सटेंसिया नियाग्रा वीटीए से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड, ब्रेन स्टेम, ये यहां से निकलता है। इफेक्ट्स ऑन मूड यानी कामिंग, कंटेनमेंट, ये सब यहां होगा। प्लेजर या ड्राइव सेकंड वाले में जो था डोपामाइन, इनमें प्लेजर या ड्राइव याद ही होगा, अलर्टनेस, एनर्जी, ये हमने कंपैरिजन टेबल लिखा है, अब इसमें देख लो। बाकी तो हाई लेवल में अगर आपका सेरोटोनिन हो गया तो मैनिया, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, लो लेवल होगा डिप्रेशन, एंजाइटी, ये शुरू में ही हमने बताया है। हाई लेवल में डोपामाइन आ गया तो पार्किंसंस, सॉरी हाई लेवल अगर ये आ गया क्या कहते हैं, लो लेवल आ गया तो डिप्रेशन होगा, पार्किंसंस डिजीज हो सकता है, और हाई हो गया तो स्किजोफ्रेनिया या इंपल्सिविटी आने लगती है, एंजाइटी, बीपी, ये सब चीजें होती है, ठीक है। ये याद रखना। बॉडी फंक्शन लिंक, नेचुरल वे टू, अब आपके लिए भाई आम जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये सब चीजों का इतना काम है, ये छोटी छोटी चीजें है ना। आजकल के टाइम में किसी को एक फोन नंबर याद नहीं रहता है, याद करके देखो आप, किसी दोस्त का नहीं याद होगा, जो आपने 10 साल पहले याद किया होगा नंबर वो आज भी याद होगा, कोई घर का, किसी का, या किसी मित्र का, किसी गर्लफ्रेंड का, किसी दोस्त का, आपको वो याद होगा अभी भी। तो कहने का क्या मतलब है, इसको समझना जरा। कहने का ये मतलब है कि ये चीजें आज जो हमारे सामने आ रही हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हों, डिवाइसेज हों, इन सब का कहीं ना कहीं रोल है इसमें। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये तीनों को रेगुलेट करता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 20 मिनट्स, अगर दिन के 40 मिनट्स एक्सरसाइज करो और 20 मिनट प्राणायाम कर रहे हो, ठीक है ना, प्राणायाम इन द सेंस माइंड बॉडी रेगुलेशन दोनों अगर आपने कर दिया तो आपका जीवन बहुत ही सुखद होने वाला है, क्योंकि आपको माइंड को भी आपने ऑक्सीजन पहुंचा दिया, बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर दी, ये आपको करेगा ये। रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज ऑल थ्री, हेल्दी स्लीप रूटीन, प्रोटीन रिच डाइट, ये सब अगर आप करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे। सनलाइट एक्सपोजर, ये आपको सेरोटोनिन को रिलीज करने में हेल्प करता है। सनलाइट अगर आपके शरीर में, आपके दिन में अगर सनलाइट नहीं है तो आपका सेरोटोनिन बैलेंस बिगड़ जाएगा और आप वही है, दिन में भी सुसुप्त रहोगे, सोने लगोगे, ठीक है, वही होता है। दिन में अलर्टनेस के लिए सेरोटोनिन चाहिए और वो सनलाइट से मिलता है। एक्सरसाइज आप करते हो, मेडिकेशन एंड माइंडफुलनेस भी आपको रखेगा, बैलेंसेज डोपामाइन एंड सेरोटोनिन, ठीक है, ये याद रखिएगा। अचीविंग स्मॉल गोल्स, आप छोटे छोटे गोल्स को अचीव करो, लाइक 2 किलोमीटर दौड़ो, डोपामाइन एंड नोरपाइनेफ्रीन, ये सब आप करते रहोगे। नोराड्रेनालिन का ये अलग नाम है एक होगा। अब इसको याद कैसे करें, तो न्यूरोट्रांसमीटर में सेरोटोनिन स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, कामनेस,
हैप्पीनेस वेलबींग के लिए, डोपामाइन ड्राइव के लिए जाना जाता है, प्लेजर मोटिवेशन रिवार्ड के लिए, नोरापाइनेफ्रीन अलर्टनेस के लिए जाना जाता है, एनर्जी फोकस स्ट्रेस या रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप यहां से याद कर सकते हो। अब हमें मूड डिसऑर्डर्स को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, हमने शुरू उसी से किया था। इन तीनों को इसलिए पढ़ लिए क्योंकि किसी किसी साल घुमा फिरा करके पूछ दे रहा है। तो रीजन था, एक तो जेनेटिक्स हमने देखा था, साइकोलॉजिकल में लर्नड हेल्पलेसनेस। ये सेलिगमैन का कहना है कि लर्नड हेल्पलेसनेस का मतलब, जैसे आप पढ़ रहे हो, गार्जियन ने सपोर्ट खींच लिया तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। निगेटिव थिंकिंग पैटर्न, आप खुद ही से फालतू ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ज्यादा सोच रहे हो कि अब फेल हो जाएंगे तो लोग फांसी पे चढ़ा देंगे, हमारे तो घर लूट जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेहनत नहीं कर रहे हो, दिन भर सोच रहे हो, खाली एक्शन नहीं ले रहे हो, ओनली थिंकिंग। तो ये आपको करेगा। सोशल में होगा स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, कंपनी वाले निकाल दिए, ये सब चीजों का असर पड़ता है इस पे। मूड डिसऑर्डर्स पे क्या हम लोग पढ़ रहे थे, याद करिएगा, मूड डिसऑर्डर्स पे। इन तीनों हार्मोन को इसलिए पढ़ना जरूरी था क्योंकि ये मूड को आपके रेगुलेट करते हैं। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, इन तीनों हार्मोन का हाथ है, इनके हाथ को पकड़ के रखो, नहीं तो आपको बर्बाद कर देंगे। ठीक है। बहुत लोगों को पोर्नोग्राफी की लत लग जाती है, बहुत लोगों को सेक्सुअल प्लेजर्स की भी लत लग जाती है, तो उनमें भी प्लेजर वाला पार्ट है। ठीक है, तो रेगुलेशन जरूरी है। आपको किसी को मारना अच्छा लगता है, लेकिन आप मार दोगे, मर्डर हो जाएगा, जेल चले जाओगे, आपकी जीवन खत्म हो जाएगी। जिंदगी भर जेल रहने का मतलब है कि जो आपकी लाइफ 60 साल जी सकते हो, वो आप 10 साल 15 साल में जेल में। कोई 10 से 15 साल अगर कोई खाना खा लिया तो मर जाता है। टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर, ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, डिप्रेस्ड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, फटीग, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, सुसाइडल थॉट्स, ये सब आने लगेंगे जब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होता है। जनरली ये मुझे हो गया था, मैं आज आपसे कह रहा हूं। इस चीज को फील करना कोई बुरी बात नहीं है, हाँ, लेकिन देखो, इस चीज को फील करके आगे निकल जाओगे, आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ भाई, ये चीज हमने फील की है। तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, कई बार कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, फटीग हो जाएगा, मन थका थका, बॉडी थका थका, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे कोई कुछ भी बोल दे रहा है, सुसाइडल थॉट्स आने लगेंगे, ये सारी चीजें यहां पे आएंगी। ड्यूरेशन इसका लेस देन 2 वीक्स होता है। जनरली यही मेरा भी टाइम था, यही मतलब 2 वीक में मुझे इसके लक्षण दिखने लगे थे। फिर आता है डिस्थाइमिया, परसिस्टेंट, पीडीडी इसे कहते हैं, परसिस्टेंट होता है, ये लॉन्ग टर्म यानी 2 साल से कम। मान लो किसी को 2 महीने रह गए, क्रोनिक एंड डिप्रेसिव, ये बहुत दिनों तक चलता रहेगा, एकदम आप उदास रहोगे, 2 साल पूरे गायब रहोगे दुनिया से। सीजनल अफेक्टिव, जैसे विंटर में शुरू हो जाएगा, बहुत लोगों को गर्मी में देखोगे चिड़चिड़े हो जाते हैं, टेंशन में आने लगते हैं, चेहरा लाल हो जाता है उनको, तो वो किसी विंटर सीजन से वो जिला होता है। फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी आफ्टर चाइल्ड बर्थ ये एक्टिवेट हो जाता है। ये जनरली इसे कहते हैं पीपीडी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। एक होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। डिसऑर्डर हम लोग आज पूरा पढ़ लेंगे। आपके आसपास अगर कोई डिसऑर्डर वाला होगा, आप उसे अब पहचान जाओगे। बाइपोलर में क्या होगा, बाइपोलर माने 2 ध्रुव हो गए, 2 पोल हो गए उसके। एक पोल होता है हाई, जिसे मैनिया कहते हैं, क्या कहते हैं, मैनिया। और एक पोल होता है लो, जिसे कहते हैं लोअर डिसऑर्डर वाले को क्या कहते हैं, डिप्रेशन। समझिएगा इस चीज को। तो हाई और लो का जो ये कहानी है ना, इसको समझना है आपको। वो ये समझना है कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है, इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर इज मूड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम मूड स्विंग्स फ्रॉम मैनिया, एनर्जी एंड यूफोरिया टू डिप्रेशन। यूफोरिया मतलब आनंद उत्सव। इस इन दोनों के बीच में जो झूल रहा है वो बाइपोलर है, अभी खुश अभी गम। जैसे एक मूवी भी आई थी बाइपोलर डिसऑर्डर का, वो अलग अलग फेज में अलग अलग फीलिंग रहती थी। दिस मूड एपिसोड्स कैन लास्ट डेज, वीक्स, इवन मंथ्स, अफेक्टिंग बिहेवियर। ये कई बार बहुत महीनों तक रहते हैं, कई बार बहुत कम दिन तक रहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हाँ रहता तो है। एनर्जी एंड डेली फंक्शनिंग को भी ये रेगुलेट करता है। बाइपोलर डिसऑर्डर अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ हाई मैनिया एंड लो डिप्रेशन। एस्पेक्ट या डिस्क्रिप्शन में आएंगे, अगर आप बाइपोलर में देखेंगे तो मैं दिखाता हूं आपको। क्रोनिक एंड रिकरिंग मूड डिसऑर्डर, अभी खुश अभी दुखी। एस्पेक्ट डिस्क्रिप्शन होगा कोर सिम्टम्स पीरियड ऑफ मैनिया एंड डिप्रेशन, ऑनसेट यूजुअली इन लेट एडोलेसेंस और अर्ली एडल्टहुड। जेंडर रेशियो मेन में ज़्यादा होगा जनरली, लेकिन ये मेन एंड वुमेन को इक्वली करता है। अब इसमें आइए बाइपोलर डिसऑर्डर का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, कौन कौन से लेवल का ये होता है। हालांकि आप इसको समझ बस विकसित कर लो, मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़रूरी है या बहुत वो है, फिर भी हम लोग इसे देख लेंगे, इसके क्या कॉजेज हैं।
फिर हम लोग साइकोथेरेपी का चैप्टर पढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी समझिएगा इस चीज़ को। हाँ, पहला होगा टाइप 1 या 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। एटलीस्ट 1 मैनिक एपिसोड lasting within 1 week, may or may not have depressive episodes. Mania is severe, may cause hospitalization or psychotic features. May cause hospitalization और psychotic feature, ये याद रखिएगा। ये जब होगा नस काट लेगा अपना। मेरा एक दोस्त था, उसके पूरे हाथ पे यहाँ से यहाँ तक ब्लेड के निशान थे। वो उसको यही था, उस समय तो मुझे पता नहीं था ये ज्ञान। उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था, अभी खुश रहता था, अभी गम में आ जाता था, हाथ काट लेता था। एग्जाम्पल, फीलिंग इनविंसिबल, ओवर स्पेंडिंग, ज़्यादा खर्च करेगा, टॉकिंग नॉन स्टॉप, एकदम बोलता जाएगा क्योंकि वो हाई है, और उसके बाद डीप डिप्रेशन में आ जाएगा। बाइपोलर डिसऑर्डर्स में अगर आप बात करें तो हाइपोमैनिक एपिसोड होते हैं, माइल्डर मैनिया और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। हाइपोमैनिया डज नॉट कॉज सीवियर इम्पेयरमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन। एग्जाम्पल, फीलिंग एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर का ये समझ लो कहानी। ठीक है, हाइपोमैनिया डज नॉट कॉज सीवियर इम्पेयरमेंट टू हॉस्पिटलाइजेशन। ये उतना नहीं करेगा आपको दिक्कत, हॉस्पिटल भेजने की नौबत है कि नहीं, उसमें तो आती है, सुसाइड कर लेता है आदमी। फिर आता है साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, क्रोनिक इंस्टेबिलिटी मूड फॉर लास्ट 2 years। ये एडल्ट्स में होता है, जनरली वो घर से नाराज होंगे, घर छोड़ के जाते हैं, या कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया, गुस्सा उनमें भरा रहेगा, तो जनरली 2 साल तक ये होता है। मूड फ्लक्चुएट्स बट एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर के समझ लिया आप, पहले में क्या हो जाएगा भाई, वीक तक होगा, और इसमें मैनिया सीवियर होता है, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन हो सकता है, कुछ भ्रम आ जाएगा दिमाग में। फिर फेजेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिक फेज यानी सिम्टम, एलिवेटेड और इरिटेबल मूड। ठीक है, इंक्रीज्ड एनर्जी एंड एक्टिविटी, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, आपका स्लीप घटने लगेगा, आपको नींद ही नहीं आएगा, या तो हमेशा सोओगे या नींद नहीं, क्योंकि दोनों या तो हाई रहेगा या लो रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस एंड ग्रैंडियोज, आप किसी को सुनते होगे कोई फेंकना शुरू करता है तो बड़ा बड़ा फेंकता है, वो भी उसी का शिकार है। रैपिड स्पीच, रेसिंग थॉट्स, बहुत सारा चीज एक ही बार में दम बोलने लगा। इंपल्सिव बिहेवियर, स्पेंडिंग, सेक्सुअल एक्टिविटी, रिस्क टेकिंग। डिप्रेसिव फेज जब इसका आएगा तो क्या क्या सिम्टम होता है, सैडनेस होगा, आप तो खुशी वाला आपने देख लिया, इंपल्सिव होगा। सैडनेस, होपलेसनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, फटीग एंड लो एनर्जी, पुअर कंसंट्रेशन, चेंजेस इन एपेटाइट और स्लीप, सुसाइडल थॉट्स। मिक्स्ड एपिसोड में देखें तो फीचर्स ऑफ बोथ मैनिया एंड डिप्रेशन अकर साइमल्टेनियसली और इन रैपिड सीक्वेंस। कॉजेज में अगर देखें, इटियोलॉजी, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रन्स इन फैमिलीज, न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस, एबनॉर्मल लेवल ऑफ डोपामाइन, नोरपाइनेफ्रीन एंड सेरोटोनिन। ब्रेन स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी भी हो सकता है भाई, ओवर एक्टिविटी इन इमोशनल रेगुलेशन स्ट्रेस, एमिगडाला। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, पर्सनालिटी ट्रेट, इंपल्सिविटी हो सकता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो सकता है, ये इसमें आता है। क्या किस में आता है भाई, किस में आता है, बताओ। मूड डिसऑर्डर्स है। ब्रेन स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी तो खैर होता है, हो सकता है किसी को। चाइल्डहुड ट्रॉमा और अब्यूज का भी ये रोल इसमें रहता है मूड डिसऑर्डर में। किसी का मूड कुछ है, किसी का मूड कम है, ज़्यादा है, इन सब चीज़ों को। तो मोटा मोटी बात आपको क्या समझ में आ रहा है इन द लार्ज वे, कि आपको रेगुलेटेड वे में रहना है। कैसे वे में रहना है, रेगुलेटेड वे में रहना है। चाइल्डहुड ट्रॉमा अब्यूज भी इसके कारण हो सकता है। सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फैमिली कंफ्लिक्ट और लैक ऑफ सपोर्ट, सब्सटेंस अब्यूज, इरेगुलर स्लीप वेक साइकिल, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। कुछ हैं दवाइयाँ जो लिखा है, आप कर सकते हो चाहो तो। साइकोथेरेपी इसमें बहुत हेल्प करता है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट वगैरह करोगे तो ये ठीक भी रहेगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं ये हमने यहाँ लिख दिया है। और अगर आप देखो, अगर आप समझो कि मैनेजेबल, एक तो ये है, मैनेज कर सकते हो बाइपोलर डिसऑर्डर्स को, मूड डिसऑर्डर्स का एक पार्ट है, ये समझ लेना। बाइपोलर डिसऑर्डर शारीरिक फिजियोलॉजिकल डिजीज नहीं है, ये मूड डिसऑर्डर है, यानी मूड आपका खराब हो गया उसकी ये बीमारी है। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या करता है, अब ये इसको आइडेंटिफाई करेगा निगेटिव थॉट को, और उसको निगेटिव थॉट पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। जैसे आप कोई एक काम है ना चाहते हुए भी रोज कर रहे हो, उसी बारे में सोच रहे हो, उसी में फालतू में फंसे हुए हो, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, उस आदत को छोड़ना पड़ेगा। तो उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसके सॉल्यूशन को लिखेगा कि अच्छा ये सॉल्यूशन है, 1 घंटे में काम करता हूँ और उसके बाद जो है
मैं इस चीज़ को सोचूंगा कि क्या करूं। ठीक है। साइको एजुकेशन, कई बार होता है पेशेंट या फैमिली को सिम्टम एंड मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि इस तरह सिम्टम आए तो ये करिएगा, है ना। आप सो नहीं रहे हैं ठीक से इसलिए ये हो रहा है, सेरोटोनिन या न्यूरोएड्रेनालिन नहीं रिलीज हो रहा है। फैमिली थेरेपी कई बार होता है, इंटरपर्सनल एंड सोशल रिदम होता है, स्टेबलाइजेस डेली रूटीन, स्लीप, मील्स, एक्टिविटी, ये सब चीजें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट याद रखिएगा, अगर आप रेगुलर स्लीप एंड रूटीन फॉलो कर रहे हो, रूटीन ये नहीं कि आप स्कूल के बच्चे हो, आप एक टाइम पे सो रहे हो, 10 बजे तक सो जाओ, कुछ भी हो, अगर सोते हो भाई तब, ऐसा मैं फोर्स नहीं करूंगा। अगर आप रात में ही पढ़ते हो 10 बजे से 2 बजे ले, फिर 2 बजे से आप 10 बजे तक सोते हो दिन में, तो 6 से 8 घंटे तो सोना भी जरूरी है भाई। आपके लाइफ कैरियर का अगर लग रहा है कि ऐसे टारगेट पूरा हो जाएगा तो कर लो। मेरे से नहीं हुआ था इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि ये सब पे लागू नहीं होगा, मेरे से नहीं हुआ था। अल्कोहल और ड्रग्स को छोड़ दो, अल्कोहल दारू वारू पीते हो मत पियो करो, ड्रग्स लेते हो छोड़ दो। स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा एंड मेडिकेशन, मैंने बोला ना दिमाग में आजकल ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रहा है, फ्रेश ऑक्सीजन, तो वो कम करना पड़ेगा। मूड डायरी बनाओ अपना एक, कब कैसा मूड रहता है। इंश्योर सोशल सपोर्ट, कुछ मित्र दोस्त यार दोस्तों को रखो जो खुशी हैप्पीनेस शेयर करे आपसे, है ना, ये सब चीजें। चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट सीजन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।